तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डायोड क्या क्या होते हैं, पीएन जंक्शन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो उसी से कंटिन्यू करेंगे हम आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांजिस्टर क्या क्या होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं, बीजेटी से रिलेटेड और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज यूज इन द सर्किट एज अ स्विच और टू एम्पलीफाई एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे वो स्विच की तरह बिहेव करता है, कहाँ पे वो एज एन एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। ओके, तो ट्रांजिस्टर एक वर्ड से बना है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर ये दो वर्ड मिला के एक वर्ड बना है, वो है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एंड सेकेंड वन इज एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो हम लोग आज के लेक्चर में सिर्फ बीजेटी ही डिस्कस करेंगे। मॉसफेट और फेट से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर हम लोग क्वेश्चंस आएंगे तो तभी वहाँ पे कुछ थ्योरी रहेगी, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इन डिटेल में थ्योरी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो बीजेटी में दो टाइप होते हैं, एक होता है पीएनपी और दूसरा होता है एनपीएम। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फुल फॉर्म लिखे हैं क्या होते हैं, एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेफेट होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एंड मॉसफेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, तो शायद आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो आगे देखते हैं बीजेटी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। नाम से ही पता चलता है बाइपोलर यानी कि इसमें दो पोल्स रहेंगे, फिर दो पोलर इसे हम लोग कहते हैं। द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ टू बैक टू बैक पीएन जंक्शन। ओके, तो अगर हम लोग टू बैक टू बैक पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट करेंगे तो एक एज ए ट्रांजिस्टर की तरह वो बिहेव करेगा, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। These two junctions give rise to the three region called as emitter, base and collector। तो आप यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख सकते हो एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, इट इज एनपीएन एंड पीएनपी। ओके, तो अगर डायोड हम लोग कनेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे के एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। ये होता है एन पी और ये होता है एन। ओके, तो ये ऐसे तीन टर्मिनल आप यहाँ पे बना सकते हो। ओके, जो कैथोड होता है वो एन के लिए हम लोग डिनोट करते हैं, करेक्ट। तो ये होगा एन पार। सिमिलरली राइट साइड पे भी जो कैथोड का पोर्शन रहेगा वो हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और दोनों का जो मिडल वाला पोर्शन रहेगा वो होता है पी, करेक्ट। जो एनोड वाला पोर्शन होता है वो होता है पी से। तो यही हम लोग एन पी एन के लिए दिखा सकते हैं, और पी एन की पी ए के लिए एग्जैक्टली हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जो कोई भी डायोड से वो कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डायोड हम लोग यहाँ पे अभी ऐसे कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा मिडल वाला पोर्शन एन, एंड ये हो जाएगा पी। ओके, तो पीएनपी एंड एनपीएन, तो दो डायोड को या फिर दो पीएन जंक्शन को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमें ट्रांजिस्टर की तरह वहाँ पे सर्किट दिखाई देगा। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट जंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है, एक होता है एमिटर बेस्ड जंक्शन और दूसरा है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। ओके, तो ये दो जंक्शंस होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये होता है एमिटर वाला बेस, एमिटर बेस्ड जंक्शन, और दूसरा होता है कलेक्टर और बेस यानी कि कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। ओके, तो एमिटर कलेक्टर के बारे में जंक्शन कोई नहीं होता, वहाँ पे जंक्शन नहीं होता है। ओके, दोनों अलग अलग होते हैं। जो एमिटर और बेस के बीच में एक जंक्शन होता है और कलेक्टर और बेस के बीच में दूसरा जंक्शन होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप राइट साइड पे सिंबल देख सकते हो। तो जो एनपीएन का जो सिंबल होता है उसमें एरो मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एरो होता है वो हमेशा एमिटर पे प्रोवाइड करते हैं। इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि एमिटर पे कौन से टर्मिनल पे हम लोग एरो मार्क है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जो एरो मार्क होता है ट्रांजिस्टर के केस में या फिर बीजेटी के केस में, वो हम लोग एमिटर पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो दोनों की तरफ आप देख सकते हो, एनपीएनपी भी और पीएनपी में भी, दोनों में एमिटर पे ही हम लोगों ने यहाँ पे जो एरो है वो दिखाई दिया है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एनपीएन में बाहर की तरफ जा रहा है बेस से, और पीएनपी में बेस की तरफ जा रहा है। ओके, तो आपको तो अगर ध्यान रखना है तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, एनपीएन में एन से बाहर जा रहा है तो इसलिए हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और पीएनपी में ये अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है। ओके, तो ऐसे आप ट्रिक करके, आप ट्रिक बना के आप ध्यान में रख सकते हैं, एनपीएन में बाहर की तरफ, पीएनपी में अंदर की तरफ। आगे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, विड्थ और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है। तो बेस में जो विड्थ होता है, बेस का विड्थ होता है कंप्लीट, वो बहुत ही नैरो होता है एज कम्पेयर टू द अदर, एंड जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है वो भी बहुत ही लाइट होता है। उसके बाद एमिटर में मॉडरेट होता है विड्थ, और जो डोपिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है। उसके बाद कलेक्टर है, उसमें विड्थ है वो वाइड होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया होता है वो कलेक्टर का होता है ट्रांजिस्टर में। उसके बाद एमिटर का, और सबसे कम होता है वो बेस का।
और जो डोपिंग होता है वो मॉडरेट डोपिंग होता है कलेक्टर के केस में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कनेक्टर होते हैं, डायोड कनेक्टेड होते हैं एनपीएन और पीएनपी में, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये कौन सा टाइप का मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ओके, तो ये भी ध्यान रखना, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विड्थ कौन सा होता है या फिर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन किस में क्या होता है। डायरेक्टली आप यहाँ से 6 क्वेश्चन है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है 3 रीजन्स ऑफ द ऑपरेशन। तो बीजेटी का ऑपरेटिंग रीजन टोटल 4 होते हैं, उसमें से जो 3 है वही सबसे काम के होते हैं। एक होता है एक्टिव रीजन, उसके बाद होता है कट ऑफ रीजन और उसके बाद होता है सैचुरेशन रीजन। ओके, तो मैंने आपको कहा था कि स्विचिंग की तरह बिहेव करेगा और एम्पलीफायर की तरह भी काम कर सकता है ट्रांजिस्टर। तो एक्टिव रीजन में वो एज ए एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। जो कोई भी ट्रांजिस्टर है वो हम लोग अगर एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो उसे हमें एक्टिव रीजन में वर्क करवाना पड़ेगा। और कट ऑफ रीजन में और सैचुरेशन रीजन में वो एज ए स्विच की तरह यूज होता है। ओके, तो कट ऑफ, ओके, तो कट ऑफ है तो हम लोग यहाँ पे ऑफ स्विच की तरह उसे अज्यूम कर सकते हैं, और सैचुरेशन है तो यहाँ पे हम लोग इसे ऑन स्विच की तरह इसे अज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग स्विचिंग में यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्विच ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा कट ऑफ में, एंड सैचुरेशन में ऑन स्विच की तरह। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि ये एक्टिव रीजन में है, सैचुरेशन में है या फिर कट ऑफ रीजन में है। तो ये डिसाइड होता है जंक्शन के बायसिंग से। अगर एक्टिव रीजन में है तो जो एमिटर बेस जंक्शन, हम लोगों ने 2 जंक्शन देखे थे, एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस। तो अगर एमिटर बेस जंक्शन के बीच में अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करेंगे और कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच में हम लोग अगर रिवर्स बायस करेंगे तो ये एक्टिव रीजन में होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक्टिव रीजन सबसे ज़्यादा यूज होता है। एक्टिव होता है एमिटर बेस में फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस में रिवर्स बायस। उसके बाद आता है कट ऑफ। तो अगर कट ऑफ है मतलब हम लोग कुछ भी वहाँ पे सब कुछ ऑफ प्रोवाइड करें, तो ऑफ है मतलब रिवर्स बायस प्रोवाइड करेंगे। तो अगर रिवर्स में यूजुअली क्या होता है, सब कुछ ऑफ या फिर अपोजिट की तरह हम लोग उसे अज्यूम करते हैं। फॉरवर्ड है तो अच्छा है वो, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वो ऑन है, रिवर्स में है तो ऑफ है। ओके, तो ऐसे आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो कट ऑफ है तो दोनों में हम लोग जो रिवर्स है वो रिवर्स बायस है वो प्रोवाइड करेंगे। सैचुरेशन रीजन में दोनों में फॉरवर्ड बायस, क्योंकि सैचुरेट कब होता है जब बहुत ही ज्यादा उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो ओके, तो अगर दोनों में अगर फॉरवर्ड बायस करेंगे कि दोनों पे अगर ऑन करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे वो सैचुरेशन में चला जाएगा। आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। अगर ज्यादा बायसिंग प्रोवाइड की तो वो सैचुरेशन में चला जाएगा, और अगर कुछ भी बायसिंग प्रोवाइड नहीं की तो वो रिवर्स बायस में चला जाएगा। और एक्टिव होता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स, एमिटर बेस फॉरवर्ड, कलेक्टर बेस रिवर्स। और एक्टिव के एग्जैक्ट अपोजिट होता है रिवर्स एक्टिव। फॉरवर्ड की जगह पे यहाँ पे आएगा रिवर्स और रिवर्स की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा फॉरवर्ड। ओके, तो रिवर्स एक्टिव कोई भी काम का नहीं है। हम लोग पढ़ते वक्त सिर्फ ये जो 3 ऑपरेटिंग रीजन है वही काम के हैं। यहाँ पे लिखा है FB यानी कि फॉरवर्ड बायस, RB यानी कि रिवर्स बायस। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो एक्टिव रीजन हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लीनियर रीजन। ओके, इसी पे हम लोग यूजुअली वर्क करने की कोशिश करते हैं ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर व्हाइल इन दिस रीजन acts better as an amplifier. Okay, in this state, in this active state, the collector current is beta times of the base current. Okay, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। IC या फिर कलेक्टर करंट जिसे हम लोग कहते हैं, इट इज बीटा टाइम्स ऑफ द बेस करंट। ओके, तो यहाँ पे बीटा क्या है, IC क्या है, यहाँ पे लिखा है IC है कलेक्टर करंट, IB है बेस करंट, और जो बीटा है वो है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। हम लोग इन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा। तो बीटा होता है वो होता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जहाँ पे था IC इज इक्वल टू बीटा IB। ओके, ये एक्टिव रीजन के लिए ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव रीजन में ही हम लोग यहाँ पे इसे यूज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, जो एमिटर बेस्ड जंक्शन है वो रिवर्स बायस है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस। ओके, तो आपको देख के भी पता कैसे चल सकता है कि ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। ऐसा नहीं कि मैंने उल्टा कनेक्ट किया इसकी वजह से ये फॉरवर्ड बायस है, या फिर ये मैंने सीधा कनेक्ट किया यहाँ पे रिवर्स बायस है। इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रांजिस्टर का कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर आपको समझना पड़ेगा, वो NPN टाइप है कि PNP टाइप है। ओके, दोनों के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बेस के बाहर जा रहा है एरो, यानी कि बेस से बाहर जा रहा है, तो इसके वजह से ये NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, यह है N, यह है P और यह है यहाँ पे N। ओके, आप नीचे वाले डायग्राम में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर मैं नीचे वाले डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो अगर N नेगेटिव पोर्शन है, ये अगर हम लोगों ने N से कनेक्ट किया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अगर हमने N से कनेक्ट कर दिया तो वो होता है फॉरवर्ड बायस, करेक्ट। और जो पॉजिटिव है वो हम लोगों ने P से कनेक्ट किया। हम लोगों ने डायोड के केस में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है अच्छे से। और अगर नेगेटिव को अगर हम लोगों ने पॉजिटिव से कनेक्ट किया और जो पॉजिटिव है उसे अगर हम लोगों ने नेगेटिव से कनेक्ट किया, P टर्मिनल को अगर P जंक्शन को P टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम लोगों ने नेगेटिव से कनेक्ट किया और N टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम लोगों ने पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो वो होता है रिवर्स बायस। ओके, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने एमिटर बेस के बीच में
हम लोगों ने यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग की है और कलेक्टर बेस के बीच में हम लोगों ने यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग की है। तो यही होता है एक्टिव रीजन होने का तरीका। ओके, यही दो जंक्शन, एक होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा होता है रिवर्स बायस। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो IC है वो बीटा टाइम्स IB है, उसके बाद IB है और यहाँ पे नीचे फ्लो हो जाएगा, ये होता है करंट IE। ओके, तो NPN ट्रांजिस्टर के केस में IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। ओके, ये इक्वेशन होता है। जो एमिटर करंट होता है वो होता है एडिशन ऑफ कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ओके, तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से फॉलोइंग में से आपको 4 ऑप्शन देंगे और पूछेंगे करेक्ट इक्वेशन कौन सा है एमिटर करंट के केस में। ओके, तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। डायग्राम में भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, IC और IB दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और जो कोई भी एडिशन है वो एमिटर में से फ्लो हो जाएगी। जैसे KCL हम लोगों ने देखा था, सेम आप KCL की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये जो सर्कल है या फिर ट्रांजिस्टर है उसे आप एक नोड की तरह या फिर जंक्शन की तरह यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट रीजन देखते हैं। नेक्स्ट है सैचुरेशन रीजन। सो इन दिस रीजन द कलेक्टर करंट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस करंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेस करंट पे डिपेंड नहीं करता। ओके, हेंस इन दिस रीजन द ट्रांजिस्टर टेंड्स टू बिहेव एज अ क्लोज स्विच। तो यहाँ पे ये क्लोज स्विच की तरह ही एक्ट करेगा, यानी कि जो कोई भी IC करंट आएगा वो मैक्सिमम करंट है वो IBE में फ्लो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा है आगे द कलेक्टर करंट एंड द एमिटर करंट्स आर द मैक्सिमम इन दिस मोड ऑफ द ऑपरेशन। ओके, तो IC और IE यहाँ पे मैक्सिमम होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कलेक्टर करंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस करंट। ओके, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अगर आपको सैचुरेशन रीजन दिया तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है वो यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा ही होता है, IC इज इक्वल टू बीटा IB, ये फॉर्मूला वो रट लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो सिर्फ एक्टिव रीजन के लिए ही वैलिड होता है। अगर आप वो सैचुरेशन में यूज करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो ये आप जो फॉर्मूला है मतलब यहाँ पे सही है, लेकिन ये IC इज इक्वल टू बीटा IB है, ये फॉर्मूला आप सैचुरेशन के केस में यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। ओके, सो IC इज नॉट इक्वल टू बीटा IB इन केस ऑफ सैचुरेशन रीजन। तो आप यहाँ पे राइट साइड में डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे भी NPN ही हम लोगों ने अज्यूम किया है। तो मैंने क्या कहा था सैचुरेशन में, सैचुरेशन मतलब दोनों अगर हम लोग ज्यादा उसे एक्टिवेट कर देंगे तो वो सैचुरेशन में चला जाएगा। ओके, तो मतलब दोनों साइड पे फॉरवर्ड बायसिंग होना चाहिए। तो हम लोग चेक कर रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है बैटरी का और यहाँ पे N है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। सिमिलरली राइट साइड पे भी आप देख सकते हो N से नेगेटिव कनेक्टेड, तो मतलब दोनों साइड पे यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग हम लोगों ने किया है। तो ये यहाँ पे करेक्ट है डायग्राम ऑफ द सैचुरेशन मोड। तो सैचुरेशन में जो दोनों बायसिंग है वो हम लोग फॉरवर्ड में कनेक्ट करते हैं। ओके, सिमिलरली आप PNP के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो और आप हमें टेलीग्राम पे उसका डायग्राम निकाल के आप भेजोगे। तो देखते सबसे पहले डायग्राम है वो हमें टेलीग्राम के ग्रुप पे कौन भेजता है। ओके, नेक्स्ट है कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ मतलब हम लोग रिवर्स बायस में दोनों है जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस में यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। So this is the region in which the transistor tends to behave as a open switch. Okay, saturation में क्या होता था, ये acts as a closed switch की तरह हम लोग इसे assume करते हैं, और जो कट ऑफ रीजन है वहां पे हम लोग इसे ओपन स्विच की तरह इसे हम लोग assume करते हैं। The transistor has the effect of its collector and base being open. Okay, तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, कलेक्टर और बेस ओपन की तरह बिहेव कर सकते हैं। The collector, emitter and the base current are all zero in this mode of operation. तो आइडियली IC, IE और IB तीनों में से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ओपन स्विच है। तो आइडियली ओपन स्विच है तो कोई भी करंट ऑब्वियसली नहीं फ्लो होगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि तीनों के तीनों जो करंट है वो यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ IC इज इक्वल टू जीरो एंड IB इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो अगर दोनों जीरो है तो IE की वैल्यू है वो भी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ओके, हम लोग चेक कर देते हैं यहाँ पे जो बाइसिंग किया है वो करेक्ट है कि नहीं। N कनेक्टेड टू P साइड, यानी कि N इज कनेक्टेड टू P साइड, यानी कि ये इट इज अ रिवर्स बायस। ओके, तो ये भी करेक्ट है, इट इज अ रिवर्स बायस। सेकेंड साइड पे भी देख लेते हैं, अगेन यहाँ पे N इज कनेक्टेड टू द P साइड। ओके, N इज कनेक्टेड टू P साइड, यानी कि यहाँ पे भी रिवर्स बायस है, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे कट ऑफ रीजन के केस में, और इट विल एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट। तो भी देखते हैं डिफरेंट BJT कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होते हैं। सो एज मेंशन अर्लियर, व्हेन द BJT इज यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द सिग्नल, इट इज ऑपरेटेड इन द एक्टिव रीजन। ओके, तो अभी हम लोग BJT कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि सारे के सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्टिव रीजन में हम लोग उसे यूज करें। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना, ये हम लोग एक्टिव रीजन में ही है, ऐसा हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं ये BJT कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हुए। ओके, सो देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ कॉन्फ़िगर। फर्स्ट वन इज कॉमन बेस, सेकेंड वन इज कॉमन एमिटर एंड थर्ड वन इज कॉमन कलेक्टर। हम लोग डिटेल में देखेंगे डायग्राम में आगे। तो ये होते हैं डिफरेंट कॉमन, एक बार बेस कॉमन लेंगे, एक बार एमिटर एंड थर्ड वन इज कलेक्टर। तो हर एक का कुछ ना कुछ एक फंक्शनलिटी है,
तो इसके हेल्प से हम लोग उसे यूज करेंगे। यहाँ पे वही लिखा है, so depending upon the requirement and the application the BJT can be configured in any of the three configuration। ओके, तो हर एक का कुछ ना कुछ एडवांटेज है, हम लोग देखते हैं। सो कॉमन बेस अगर हम लोगों ने यूज किया तो वहाँ पे करंट गेन हमें नहीं मिलेगा ज़्यादा, वहाँ पे वोल्टेज गेन ज़्यादा मिलेगा। कॉमन एमिटर में हमें करंट गेन भी अच्छा मिलता है और वोल्टेज गेन भी अच्छा मिलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है वो होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के। तो ये ध्यान में रखना, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। और उसके बाद है कॉमन कलेक्टर, जहाँ पे हमें करंट गेन है वो ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे वोल्टेज गेन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप ध्यान ऐसे रख सकते हैं, कॉमन एमिटर तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि यहाँ पे दोनों अच्छे होते हैं, कॉमन एमिटर। उसके बाद कॉमन कलेक्टर करंट, कॉमन कलेक्टर एंड करंट। तो कॉमन कलेक्टर में हमें करंट गेन ज़्यादा मिलता है और वहाँ पे जहाँ पे करंट गेन मिलेगा वहाँ पे वोल्टेज गेन नहीं मिलेगा। और इसके अपोजिट आप बेस से ध्यान रख सकते हो, जहाँ पे अगर वोल्टेज गेन मिल रहा है तो वहाँ पे करंट गेन नहीं मिल रहा। ओके, तो एमिटर में दोनों मिलता है, कॉमन कलेक्टर करंट। ओके, तो कॉमन कलेक्टर में करंट गेन मिलता है, करंट मिला तो वोल्टेज नहीं मिलेगा। और अगर हमें एक जगह पे करंट मिल रहा है तो दूसरे जगह पे यानी कि कलेक्टर में अगर करंट मिल रहा है तो बेस पे हमें वोल्टेज गेन मिलेगा। ओके, तो ऐसे आप ट्रिक करके ध्यान में रख सकते हो। देखते हैं अब एक एक करके कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पे देख सकते हो जो बेस है वो हम लोगों ने एज अ कॉमन पोर्शन की तरह यूज किया है, जहाँ पे एक साइड पे हम लोगों ने इनपुट दिया है, दूसरे साइड पे हम लोगों ने यहाँ पे आउटपुट लिया। ओके, तो बेस को हम लोग चाहे तो मैं यहाँ पे ग्राउंड पोटेंशियल भी कनेक्ट कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो इनपुट है वो अप्लाई करेंगे इस साइड पे, और आउटपुट है हम लोग कलेक्टर और बेस के बीच में यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। ओके, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट IC दैट इज आउटपुट करंट, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है वो IC होगा, यहाँ पे कलेक्टर करंट है वो IC यहाँ पे फ्लो होगा। देन द रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट IC टू द एमिटर करंट IE दैट इज इनपुट करंट, यहाँ पे I है वो इनपुट करंट है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो जो करंट है उसका डायरेक्शन आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे जो करंट डायरेक्शन है ये मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। ओके, नॉर्मली कैसा हम लोग अज्यूम करते हैं इनपुट से लेके आउटपुट की तरफ, लेकिन अभी यहाँ पे करंट डायरेक्शन NPN ट्रांजिस्टर हम लोगों ने यूज किया है, इसलिए जो करंट गेन है या जो करंट डायरेक्शन है मैं इसे अज्यूम कर रहा हूँ। ओके, तो इसका जो रेशियो रहेगा यानी कि IC अपॉन IE ये होगा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा। ओके, इसे हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। सो अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE, या फिर ऐसे भी कह सकते हो IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ द IE। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है? IC इज अल्फा टाइम ऑफ द IE, इट इज ओनली वैलिड फॉर द, सबसे पहले होता है एक्टिव रीजन और दूसरा होता है इट इज इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में IC इज अल्फा टाइम्स ऑफ द IE या फिर IC होता है वो अल्फा टाइम्स ऑफ द एमिटर करंट क्या होता है। तो देखते हैं अल्फा क्या होता है। अल्फा यानी कि जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स क्वालिटी। तो ट्रांजिस्टर की क्वालिटी हम लोग इसे पता कर सकते हैं। क्वालिटी यानी कि क्या होता है, हायर द वैल्यू ऑफ द अल्फा बेटर इज द ट्रांजिस्टर। जितना अल्फा अच्छा होगा, अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ट्रांजिस्टर अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इन सेंस दैट द IC अप्रोचेस टू IE। तो जितना ज्यादा IE का वैल्यू, जितना ज्यादा अल्फा का वैल्यू होगा उतना ही एमिटर करंट और IC है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहेंगे। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है 0.95 से लेके 0.998। ओके, तो इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि क्या होता है आपको 4 ऑप्शन देंगे, तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से थ्रू भी आप यहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हो अगर आपको रेंज पता रहेगा तो। बहुत जगह पे ऐसा ही हुआ है, इन्होंने रेंज के बहुत ही ज्यादा बाहर के ऑप्शंस दिए हैं, इसकी वजह से आप डायरेक्टली बिना सॉल्व किए भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि अल्फा की रेंज क्या होगी, फिर अल्फा का वैल्यू क्या होगा। आपको बीटा देंगे और पूछेंगे अल्फा का वैल्यू क्या है, आपको अल्फा देंगे और पूछेंगे बीटा का वैल्यू क्या है। ओके, बीटा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। द कलेक्टर करंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। द फर्स्ट वन इज ड्यू टू द मेजोरिटी कैरियर्स यानी कि अल्फा टाइम्स ऑफ द IE जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये होता है मेजोरिटी कैरियर के हेल्प से। दूसरा होता है ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स। सो एक होता है मेजोरिटी कैरियर्स यानी कि अल्फा टाइम्स ऑफ द IE, और ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स ये होता है ICBO। तो ICBO मतलब क्या होता है, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन एमिटर इज ओपन। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, O का मतलब होता है एमिटर इज ओपन, एमिटर इज ओपन, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन एमिटर इज ओपन। ओके, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। तो टोटल करंट का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, इट इज द एडिशन ऑफ द करंट ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर्स एंड करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। तो IC इज इक्वल टू अल्फा I। ICBO का वैल्यू बहुत ही कम होता है तो इसलिए हम लोग कभी कभी इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ICBO के बारे में अगर उन्होंने बात की है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ द IE प्लस ICBO। स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ SE के जो एग्जाम में जो प्रिपेयर अपियर करने वाले हैं
उनके लिए ऐसे टाइप के फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थ्योरी में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जनरेट होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। आगे देखते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली यहाँ पे जो एमिटर है ये हम लोगों ने कॉमन लिया है, बेस एज ए इनपुट लिया है एंड कलेक्टर एमिटर है हम लोगों ने यहाँ पे एज अ आउटपुट की तरह ट्रीट किया है। सो द रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट दैट इज आउटपुट करंट टू द बेस करंट यानी कि इनपुट करंट इज कॉल्ड एज द बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा। ओके, तो हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था वहां पे हम लोगों ने देखा था IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ द IB, करेक्ट। तो हम लोगों ने वहां पे यही डायग्राम देखा था क्योंकि वहां पे एमिटर ही कॉमन लिया था, क्योंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए यही आप वहां पे डायग्राम देखा होगा। तो IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ द IB। आप ऐसे भी कह सकते हो कि बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB। ओके, तो यही इन्होंने कहा है, यही होता है यहाँ पे डेफिनेशन का फॉर्मूला। हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर में मैंने आपको लिख के दिया था दैट IE इज इक्वल टू IC प्लस IB होता है, करेक्ट। तो इससे आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा IB इज इक्वल टू IE माइनस ऑफ IC, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू IC में यहाँ पे कॉमन रख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे IB के जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ IE माइनस IC। ओके, तो इसे हम लोग और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों जगह पे IE से डिवाइड कर देंगे। तो ओके, तो ऊपर यहाँ पे पहुंच मिल जाएगा हमें IC डिवाइडेड बाय IE, नीचे IE से IE कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1, और अगेन यहाँ पे मिल जाएगा हमें IC डिवाइडेड बाय IE। ओके, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि IC अपॉन IE होता है अल्फा। ओके, अल्फा होता है IC डिवाइडेड बाय I, करेक्ट, IC डिवाइडेड बाय I। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो बीटा का वैल्यू हमें मिलेगा अल्फा टाइम्स ऑफ द 1 माइनस अल्फा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट्स में लिख लेना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बीटा का वैल्यू देंगे, अल्फा फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, और आपको अल्फा देंगे या फिर बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे वहाँ पे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना, हर एक क्वेश्चन में मोस्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अल्फा और बीटा से। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सेम होता है, यहाँ पे हम लोग कलेक्टर है वो कॉमन लेंगे, और जो कोई भी आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो है वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे IE करंट आउटपुट के साइड पे है और जो IB करंट है वो इनपुट के साइड पे। ओके, तो इसका जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, ये सब करंट गेन ही है। गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे करंट गेन मतलब करंट आउटपुट करंट का और इनपुट करंट का हम लोग यहाँ पे सिर्फ रेशियो डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो करंट गेन होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन यानी कि कॉमन कलेक्टर के केस में, वहाँ पे हम लोग इसे गैमा से डिनोट करते हैं, एंड गैमा इज द रेशियो ऑफ IE अपॉन IB। ओके, तो ये होता है रेशियो IE अपॉन IB। तो अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो जो गैमा होता है इट इज बीटा प्लस 1। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, गैमा है ये होता है बीटा से 1। ओके, मैं लास्ट यहाँ पे बताना भूल गया कि जो बीटा का जो रेंज होता है, बीटा का रेंज होता है ये आपको मिलेगा 19 to 499, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 20 से लेके 500 तक आपको रेंज मिल जाएगा। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया? यहाँ पे मैंने जो अल्फा का रेंज जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया था 0.95 से लेके 0.998, अगर आप अल्फा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये बीटा का जो रेंज है वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप क्वेश्चन में सिर्फ रेंज समझ के ही आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो आपको बता दूंगा, सिर्फ ये जो रेंज मैंने लिख के दिया है ये ध्यान में रख देना। ओके, तो करंट कॉमन कलेक्टर में गैमा होता है बीटा प्लस 1। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि जो अल्फा का जो रेंज है, अल्फा का रेंज होता है वो होता है 0.95 से लेके 0.998। ओके, जो बीटा का रेंज होता है वो होता है 19 से लेके 499, और जो गैमा होता है वो आप ऐसे अज्यूम कर सकते इट इज ग्रेटर देन 1 ना, सो मैं 20 से लेके 500 तक। ओके, तो अगर आपको कंपेयर करना है तो गैमा सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगा, उसके बाद आएगा बीटा, और उसके बाद वैल्यू आएगा अल्फा। ओके, इससे क्वेश्चन नहीं जनरेट होंगे, सिर्फ आपको एक रिलेशन समझने के लिए आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा गैमा का, उसके बाद होगा बीटा का, और सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा गैमा का, उससे कम होगा बीटा का, और उससे कम होगा अल्फा का। ओके, और एक रिलेशन में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, गैमा होता है वो होता है बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। ओके, हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? बीटा का वैल्यू क्या होता है? बीटा होता है IC अपॉन IB। ओके, तो मैं IC अपॉन IB यहाँ पे लिख देता हूँ, और अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है IC अपॉन IE, करेक्ट। तो अगर यहाँ से हम लोग IC का कैंसिल आउट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर वाला IE है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके, और ये जो IB है यहाँ पे ऊपर
वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ओके, IE अपॉन IB, यही तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, IE अपॉन IB इट इज इक्वल टू द गैमा। ओके, तो ये भी एक फॉर्मूला है, अगर आप चाहिए तो ये भी रिलेशन आप समझ सकते हो, दैट गैमा इज बीटा अपॉन अल्फा। तो इसी से रिलेटेड ये एक टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, हर एक पॉइंट से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जितने जितने यहाँ पे कॉलम्स है हर एक से डायरेक्टली क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। तो डिस्कस करते हैं। कॉमन बेस में इनपुट रेजिस्टेंस है वो सबसे कम होता है। आप इसी पैटर्न में ध्यान रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कॉमन बेस, उसके बाद कॉमन एमिटर और उसके बाद कॉमन कलेक्टर। ओके, हम लोग पढ़ते वक्त भी ऐसे ही पढ़ा था, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस में क्या होता है, कॉमन बेस में होता है अल्फा जो करंट गेन होता है, कॉमन एमिटर में होता है बीटा एंड कॉमन कलेक्टर में होता है गैमा। ओके, तो इसी पैटर्न में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, तो ऐसे ही आप ध्यान रखोगे तो समझ में आ जाएगा। इनपुट रेजिस्टेंस आप ऐसे ध्यान रखना, लो, उसके बाद होता है मीडियम, उसके बाद यहाँ पे होता है हाई। इसके एग्जैक्ट अपोजिट, अगर इनपुट रेजिस्टेंस यानी कि RI अगर हम लोगों ने इस फैशन में याद रखा, तो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्ट अपोजिट फैशन में आप ध्यान रख सकते हो। यानी कि अगर यहाँ पे लो है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई होगा, उसके बाद यहाँ पे आप मीडियम है वो ऐसा अज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे टेबल में अलग दिया है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मीडियम और सबसे ज्यादा, ये सबसे कम यहाँ पे होगा कॉमन कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इसी ऑर्डर में ध्यान रखोगे, लो मीडियम हाई और उसके बाद होगा हाई मीडियम लो। तो करंट गेन और वोल्टेज गेन का हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सीसी में, CCC यानी कि कॉमन कलेक्टर करंट, तो वहाँ पे करंट गेन सबसे ज्यादा होगा। कॉमन एमिटर में तो ज्यादा होता है, दोनों चीजें ज्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पे दोनों हाई रहेंगे, और अगर यहाँ पे करंट कॉमन CC में हाई है तो यहाँ पे CB में यहाँ पे सबसे कम रहेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे कॉमन कलेक्टर में अगर करंट ज्यादा है तो यहाँ पे वोल्टेज गेन सबसे कम रहेगा, और अगर यहाँ पे वोल्टेज गेन कम रहेगा तो CB के केस में वोल्टेज गेन ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द CC। ओके, और C के केस में कॉमन एमिटर में तो दोनों ही हाई रहेगा। ऐसे आप टेबल है वो ध्यान रख सकते हो। ओके, उसके बाद है लीकेज करंट। ओके, तो लीकेज करंट से इतना ज्यादा क्वेश्चन जनरेट नहीं होता, लेकिन आप टेबल में एक बार देख सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या क्या है ये देख लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो एप्लीकेशन है कॉमन बेस का, इट इज यूज फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। कॉमन एमिटर इज यूज फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन एंड द कॉमन कलेक्टर इज यूज फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ईच पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर एक का एप्लीकेशन क्या क्या है वो आपको पूछा जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 180 डिग्री जो फेज शिफ्ट है इनपुट और आउटपुट के बीच में, ये सिर्फ हमें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ही मिलता है। CC और CB के केस में हमें जीरो फेज शिफ्ट मिलता है, यानी कि जैसे हम लोग इनपुट देंगे वही हमें वही जो फेज है वो हमें आउटपुट में मिलेगा, वहाँ पे कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होगा। सिर्फ कॉमन एमिटर के केस में हमें जो फेज शिफ्ट है वो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड मिलेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एप्लीकेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, फेज शिफ्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, RI RO तो इंपॉर्टेंट है, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस। और सिमिलर जो करंट गेन है यानी कि हम लोग AI करंट गेन, और जो वोल्टेज गेन वह AV। ओके, तो जो कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। ये टेबल अगर आपने याद कर लिया, समझ के याद कर लिया, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और मैंने आपको ट्रिक भी बताया, तो इसी के हेल्प से आप समझ सकते हो। ओके, तो ट्रांजिस्टर के केस में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। जो कोई भी क्वेश्चन है अगर उससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी चाहिए तो हम लोग क्वेश्चन के साथ सारे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं। BJT का हम लोगों ने जो कोई भी डिस्कस किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछना, या फिर आप हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा डायोड का, जो हम लोगों ने देखा डिस्कस किया है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जल्द से जल्द ज्वाइन करना, वहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कशन होता है। उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आप चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अगर आपको ये यूजफुल लगा हो तो ऑब्वियसली, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों के क्वेश्चन कंबाइंड। ओके, तो ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि आपको कितना ध्यान है। ओके, तो जो कोई भी मैंने आपको बोला है कमेंट्स में, उसका आंसर हमें ज़रूर से देना, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे भी वो जो आंसर है उसे प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजिस्टर और डायोड के क्वेश्चन के साथ।